और हाई स्कूल वालों, फेब्रवरी आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 2 पे। सॉल्व एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। हमें इसमें इस सेक्शन में हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है। हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ हमें दी है 6x² -3 -7x। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जीरोज फाइंड करने हैं और फिर उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें उसके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। अब आप सबसे पहले ये देखिए, ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब आप ये बताएं क्या ये जो जिस तरीके से ये दिया हुआ है, क्या यही इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ax² + bx + c। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले x² वाली टर्म होती है, फिर होती है x और फिर कांस्टेंट टर्म होती है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कोई पैटर्न क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि आप अपनी इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न है, उसमें चेंज करें। यानी कि सबसे पहले आना चाहिए आपके पास x² वाली टर्म, फिर आना चाहिए आपके पास x वाली टर्म। अब यहाँ पे x वाली टर्म क्या है? -7x एंड देन आना चाहिए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? -3। अब ये हमारे पास क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल सही तरीके से, जैसे इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की जाती है, उस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करने हैं इसके जीरोज। क्या फाइंड करने हैं? क्वेश्चन में क्या कहा है? इसकी फाइंड जीरोज। हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं, या आप रूट्स भी कह सकते हैं, या हम इसको फैक्टर्स भी कहते हैं। हमें इसकी क्या फाइंड करने हैं? जीरोज, रूट्स या फैक्टर। ये फाइंड करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है। सो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्टूडेंट्स को जनरली मतलब समझ नहीं आता है, सो हम ये प्रेफर करेंगे कि आपको एक बार में ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझा देते हैं। हालांकि वो एक बड़ा लेंथी सा प्रोसेस है, लेकिन जनरली वो समझ आ जाता है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज या रूट्स या फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास ये इक्वेशन है 6x² -7x -3। हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसके जीरोज निकालने। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास? x = -b + -√d/2a। हमारे पास ये क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ निकलती हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव, जिसे हम जीरोज़, यानी कि x क्या है यहाँ पे? जीरोज़ ही तो है। हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ से हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे कहते हैं। यहाँ से हम इसके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये जानना है, ये जो b है, d है, ये a है, ये क्या है? सो हमने आपको बताया था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो किया जाता है ax² + bx + c। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है वो क्या है? 6x² -7x -3। अब आप क्लियरली देख सकते हैं x² के आगे यहाँ a है,
तो नीचे जो हमें इक्वेशन दी गई है वो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 6, यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए की जगह 6 लिखा हुआ है, यानी कि ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, यहाँ एक्स के आगे क्या है प्लस बी, और यहाँ एक्स के आगे है -7, सो हम ये कह सकते हैं बी इज इक्वल टू -7। एंड यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो सी है वो सी क्या है हमारे पास -3, जो साइन होता है वो भी लिया जाता है। सो हमने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो बी और ए की वैल्यू तो फाइंड हो गई है। एंड व्हाट अबाउट डी? डी होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। बी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है इसको हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को ये होता है बी स्क्वायर -4ac। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है? आपको फाइंड करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से फाइंड हो जाएगा उसके बाद आप इसको अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब बी ए सी की वैल्यू तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट हमारा बताता है कि हमारे जो रूट्स हैं या जो फैक्टर्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा। क्या बताता है? ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है। नेचर ऑफ रूट्स, ये आपको क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स बताता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी। बी क्या है यहाँ पे? -7। अब -7, अब इस पे क्या है? होल स्क्वायर, तो इस पे लगा दीजिए आप होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू है यहाँ पे 6 लगाइए, और सी क्या है यहाँ पे? -3। अब सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर कोई भी इवन पावर हो और उस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन हो, तो इस इवन पावर की वजह से, इस इवन एक्सपोनेंट की वजह से ये माइनस कैंसिल हो जाता है। ये सिर्फ ये रह जाएगा 7 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे भी माइनस 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 माइनस, और माइनस 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 हो जाता है प्लस, और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है? 24 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कराना है। 4 6 जा 24 मल्टीप्लाई 3, 7 7 जा 49। जब आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 4 जा 12, 1 इधर कैरी, 3 2 जा 6 7, 72। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास 49 में 72, 9 एंड 2 11, 1 इधर कैरी आ जाएगा, और 5 एंड 7 हो जाते हैं हमारे पास 1 to 1। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1 to 1। और हम सब ये जानते हैं जो 1 to 1 होता है वो हमारा 11 का स्क्वायर। जब भी हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 1 to 1, 121। अब आपको क्या करना है? ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड करी है, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करनी है। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है यहाँ से हमने फाइंड करी थी? b क्या है यहाँ पे? -7। सो b की जगह यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है, अब b खुद -7 है। देखिए यहाँ पे b क्या है? क्लियरली दिख रहा है, ये -7। और ये तो जो माइनस है ये तो इस फॉर्मूले का माइनस है ना, ये वाला माइनस हमने जो उतारा है तो फॉर्मूले का है। अब b क्या है? खुद -7, तो इसे भी आपको लेके आना पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब डी की वैल्यू क्या आई थी हमारी? डी की वैल्यू आई थी 121। जब हम इसको कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी ऐसी टर्म जो ऑलरेडी किसी का स्क्वायर होता है, आप उसे रूट में रख लेते हैं, तो वो एक बार मतलब वो जिसका स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाती है। अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू माइनस 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 क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 1 to 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 11 मल्टीप्लाई 11। जब 11 11 से मल्टीप्लाई करता है तभी तो हमारे पास 1 to 1 आता है ना। सो ये हो गया हमारे पास 2 6 जा 12। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, आपको ये बात पता होनी चाहिए रूट के अंदर कोई भी सेम टर्म 2 टाइम्स आ जाती है तो वो एक बार बाहर आ जाती है। अब इस कंडीशन पे आके आपको करने हैं इसके 2 हिस्से। एक बार आपको x की वैल्यू निकालनी है, देखिए यहाँ 2 साइन है। एक बार आपको x की वैल्यू निकालनी पॉजिटिव के लिए, तो सिर्फ हम इसको एक बार पॉजिटिव के लिए लिखेंगे 7 प्लस 11/12, और एक बार हम इसको किसके लिए लिखेंगे? x इज इक्वल टू 7 माइनस 11/12। मतलब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारी यहाँ से 2 वैल्यू फाइंड हो जाए। हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस फाइंड होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं ना डिग्री 2। डिग्री का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट पावर।
तो जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 11 + 7 18/12। अब ये जा रहा है 6 की टेबल से, 6 2 = 12, 6 3 = 18। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी 3/2। एंड नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं x इज इक्वल टू 11 में से 7 गए, यानी कि 11 में से 7 माइनस होंगे तो ये बचेंगे 4। और क्योंकि 11 बड़ा नंबर है, इसके सामने माइनस का है तो माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 = 4, 4 3 = 12। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -1/3। सो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं। हमने यहाँ से क्या किया, x की अपनी 2 वैल्यूज़ फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमसे इसी क्वेश्चन में आगे ये पूछा गया था कि हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। जो हमने इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए, इसके ज़ीरोज़ के आए थे हमारे पास, एक आया था हमारे पास 3/2 और एक आया था -1/3। तो इसके जो ज़ीरोज़ आए हैं 2, उनका और इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि जो इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट है उनमें कोई क्या रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। सो अब आपको हम ये बताते हैं कि असल में ये जो कोफिशिएंट है, ये वर्ड ये क्या होता है। तो हमने आपको ये बताया था कि हमारी जो इक्वेशन होती है 6x² - 7x - 3, इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है ax² + bx + c। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है ये। अगर इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 और लगा दीजिए, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ x² के आगे a दिया है, ऐसे यहाँ x² के आगे क्या दिया है 6। ऐसे यहाँ देखिए x के सामने क्या है -7, यहाँ है x के आगे b, और यहाँ पे c की जगह क्या है 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वेरिएबल के साथ जो एक टर्म लिखी जाती है, यानी कि x² के आगे यहाँ पे 6, तो इसी को हम इसका कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। सो हम ये कह सकते हैं कि 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट है 6, और इस केस में a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। यहाँ देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -7, ऐसे यहाँ x का कोफिशिएंट b है, एंड ये जो c है। अब आप इस केस में हम c को किसी का कोफिशिएंट नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि c के साथ यहाँ पे जो 3 है इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ x² है, सो इस केस में हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। सो अब समझ में आ गया कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोफिशिएंट कहते हैं हम जो x² यानी कि वेरिएबल के जो साथ जो टर्म रखी जाती है ना, उसे कोफिशिएंट कहा जाता है उसका। अब x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 6, यहाँ x का कोफिशिएंट है -a। सो हमें इनके जो कोफिशिएंट है यानी कि a b और इसके जो ज़ीरोज़ निकल के आए हैं उनका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ या सम ऑफ रूट्स। तो ये कहा जाता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी कि जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं, ये हमारे 2 ज़ीरोज़ आए हैं, ठीक है। x की 2 वैल्यूज़ है, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है उसे जनरली हम अल्फ़ा से डिनोट कर देते हैं, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है उसे जनरली हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अगर हम इन दोनों ज़ीरोज़ का सम करें, इन दोनों ज़ीरोज़ का क्या करें, हम सम करें, तो ये कहा जाता है कि सम ऑफ ज़ीरो बराबर होता है -b/a। अब ये -b क्या है, ये कोफिशिएंट है -b, यानी कि b किसका कोफिशिएंट होता है x का, और a किसका है x² का। तो अगर हम डायरेक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह ये लगाते हैं माइनस, अब b की वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ b की जगह खुद -7 है तो -7 लगाएं, और a क्या है हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 7/6। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या आ रहा है, कोफिशिएंट, मतलब ये एक तरीका होता है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर होता है -b/a। इस हिसाब से हमारे 7/6 आ रहा है। अब आप इसको वेरीफाई करिए, चेक करिए, इसको क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, अब ज़ीरोज़ है क्या हमारे पास, एक अल्फ़ा मानते हैं हम और एक बीटा मानते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा जो हमने फाइंड करें उन दोनों को प्लस करके देखिए क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं। सो वही है हमारे पास तरीका कि हम उसको वेरीफाई करें, वेरीफाई करना ज़रूरी होता है 7/6। तो ये है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू थी, अल्फ़ा क्या आया था 3/2 प्लस बीटा क्या था -1/3। अब आप इसको चेक करिए क्या ये इसके बराबर है या नहीं, हमें ये भी तो चेक करना है
क्या ये साइड इसके बराबर आ रही है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म होती है, पहले तो आप यहाँ देखें 2 साइन इस तरीके से साथ में हम नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, पहले प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 3/2 माइनस 1/3। अब जब भी हम फ्रैक्शन वाली जो टर्म्स होती हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, जब भी हम फ्रैक्शन वाली टर्म का प्लस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराते हैं तो हमें उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। सो आपको सिंपल सी एक मतलब ट्रिक क्या, एक बात बताते हैं हम। आपको क्या करना है, अगर आपके पास दो टर्म है इस तरीके से, तो आपको सिंपल इसको ऐसे लिख देना है 2 × 3। ओके, सिंपल आपको इसको ऐसे लिख देना। अब करना क्या है, आप चेक करो इसके डिनोमिनेटर को, जो आपने इसको यहाँ जो लिखा है प्रोडक्ट करके, इसको इससे चेक करें। यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब जो टर्म नहीं है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये नहीं है ना 3। तो ये जो नंबर नहीं है 3 को, इसको ऊपर वाले टर्म से करवाइए मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 माइनस। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब जो नहीं है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 9 में से 2 गए 7 और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारा देखिए वही आंसर आ गया है 7/6 एंड 7/6 हमारा -b/a करके भी आ रहा था। तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। नेक्स्ट रिलेशनशिप जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जैसे सम ऑफ जीरोज बराबर होता है -b/a के, ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होता है c/a के। अब प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, जो हमारे जीरो अल्फा और बीटा उनको मल्टीप्लाई करिए तो बराबर आना चाहिए c/a। अब c हमारे हिसाब से क्या है, c की जगह देखिए ना आप क्या है, -3 है नहीं है, और a 6 रहेगा। तो हम इसको पुट कर सकते हैं -3/a क्या है हमारे पास 6। ठीक है, अब इसे आप देख सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए -1/2। अब इसको वेरीफाई करिए आप। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कराना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 3/2, बीटा की वैल्यू आई थी -1/3। अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। अब क्या करना है, हम ये बात जानते हैं कोई भी टर्म डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम होती है, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास -1 और नीचे बचा 2, तो ये आ गया सेम। तो हेंस इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि हमारा ये रिलेशनशिप होता है और हमने इसको वेरीफाई कर लिया है।